हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स। तो मैं मेरा चैनल जियो एजुकेशन ग्रुप है, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, देखिए बिहार एस्टेट टेस्ट सीरीज़, ये जियोग्राफी पार्ट 7 है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 से लेके 6 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये बिहार एस्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश किया है कि आपको फास्ट करवा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जियोग्राफी का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 1 से लेके 6 तक टेस्ट सीरीज मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। बिहार स्टेट सोशल साइंस बोल के है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की निम्नवर्ग जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है? संथाल, भील, मारिया, गोंड। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा गोंड हो जाएगा। जो क्या होगा? गोंड। गोंड जनजाति के नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास का जो महाद्वीप का नाम रखा गया है, गोंड जो है, गोंडवाना लैंड भारत का नामकरण किया गया है। गोंड के नाम पे क्या रखा गया था? गोंडवाना लैंड। जहाँ हिमालय है वहाँ तेथी सागर था। अभी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले एक सागर था फ्रेंड। क्या था? सागर था। तेथी सागर, जिसमें गाद आने के कारण, मतलब इसमें गाद भर गया, धीरे धीरे ये पूरा गाद भर गया। भर जाने के कारण क्या हुआ? गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड के बीच का भाग ऊपर उठने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट, गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड के बाद भील, संथाली, टेंडा, टोंडा आदि जनजाति भी भारत की बड़ी जनजाति में शामिल है। यानी सिर्फ गोंड नहीं है, भील, संथाली, टोडा ये सभी एक बड़ी जनजाति है। सिंह बोंगा ठाकुर जी की पूजा मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। थारू जो है वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो प्रवास निवास करते हैं। और संथाल विद्रोह जो है फ्रेंड्स वो संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 में हुआ था। चलिए, कॉफ़ी होता है एक। कॉफ़ी क्या है? तो कॉफ़ी जो है कॉफ़ी जो है वो एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। जानते हैं आप, कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे अधिक होती है और कॉफ़ी कर्नाटक में, भारत में यानी सबसे अधिक होती है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए गर्म जलवायु और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। कॉफ़ी, कहवा, चाय आदि पेय पदार्थ है। भारत में चाय बागान की शुरुआत जो है 1835 से हुआ था, और भारत में चाय का बागान सर्वप्रथम असम में रोपण किया गया था। कहाँ पे? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई थी? तो किस तक की गई थी? तो 163 मीटर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत द्वारा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर तक की अनुमति दी थी। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर काफ़ी विवाद रहा था फ्रेंड्स। मेघा पाटकर पर्यावरण कारण से इसका विरोध करती रही। भारत में अनेक नदी पर बांध बनाने का विरोध होता रहा। नदी पर बांध के निर्माण से पर्यावरण संबंधी विवाद उभरा है। नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लेख है, जिसके अंतर्गत संसद को विधि बनाकर प्राधिकरण यानी न्यायिक स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट आपको आंसर बोलूँगी क्योंकि आपके पास भी समय कम है। सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नदियाँ रिफ्ट घाटी का अनुसरण करती है। बोल रहा है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण? तो नदियाँ जो है वो रिफ्ट घाटी का अनुसरण करती है, जिस कारण प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। यानी पूर्व की ओर नदियाँ क्यों बहती है? क्योंकि जो है रिफ्ट घाटी का अनुसरण करती है ये।
नदी का बहाव उनकी ढाल के अनुरूप होता है। आप जानते हैं सभी नदियां इस प्रकार प्रवाह करती है कि जल राशि उद्गम स्थल से तेजी से नीचे आती है। मैदानी भागों में नदी धीरे बहती है। समुद्र के मुहाने में मिलने से पूर्व नदी बहुत धीमी हो जाती है। समुद्र मुहाने पर नदी वृद्धावस्था को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो देखिए ये किसके लिए सुविख्यात है, तो ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात है फ्रेंड। भारत और धारीवाल और लुधियाना के जो नगर है वो ऊनी वस्त्र के लिए हैं। भारत में भेड़, घास और कृत्रिम रूप से भी रेशम का उत्पादन होता है। पशु के बाल का ऊन काफ़ी प्रसिद्ध है। कश्मीर का जो शॉल है, चादर प्रसिद्ध है। ऊन की वस्तु भारत में पंजाब, कश्मीर, ठीक है, पंजाब, कश्मीर में अधिक बनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का निर्यातक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का विख्यात मेरिना ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यानी मेरिना ऊन कहाँ बनता है? ऑस्ट्रेलिया में। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। तो आप जानते हैं जो क्षोभ मंडल है उसमें जितनी भी परिघटनाएं मौसमी संबंधी वो होती है। क्षोभ मंडल ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटी कम हो जाती है। क्षोभ मंडल को संवहन और अधोमंडल भी कहते हैं। समताप मंडल का वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है फ्रेंड्स। समताप मंडल जो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल जो जहाँ समान तापमान धारण करता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है, इसलिए वहाँ पे जो है प्लेन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि हुआ था। भारत का समुद्री आर्थिक क्षेत्र जो है वो 20 लाख नॉटिकल है। नॉटिकल जो है समुद्र की दूरी मापने का इकाई है। नॉटिकल क्या है? समुद्र की दूरी को मापने की इकाई है। यानी भारत का समुद्री आर्थिक क्षेत्र 20 लाख नॉटिकल है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी बहती है? तो इसका बी हो जाएगा। ताप्ती जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी रिफ्ट घाटी होकर नहीं बहती है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी रिफ्ट घाटी से नहीं बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एक्सुरी का निर्माण करती है। सभी नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, लेकिन ये दोनों एक्सुरी बनाती है। पूर्णा ताप्ती की प्रमुख सहायक, पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी का नाम है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से मिलती है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार से जुड़ी है। चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश विवाद का विषय है। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है सूर्य उदय का प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है फ्रेंड्स 20 फरवरी, ठीक है, 1987 में हुई थी और इसकी राजधानी ईटानगर है। राज्यसभा सीटें 1 है और लोकसभा सीटें जो है वो 2 है। गन्ना ईख का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए
प्रमुख गन्ना का उत्पादक देश इंडोनेशिया, क्यूबा, भारत, मिस्र। तो ऑब्वियसली अपना भारत है फ्रेंड्स। भारत को गन्ना की जन्मभूमि माना जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा, क्यूबा को चीनी का, ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत जो है चीनी का अधिकतम उपभोग भी करता है, उत्पादन करता है तो उपभोग भी करता है। और भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। मृत सागर, डेड सी की मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृत सागर को क्यों मृत सागर कहा जाता है? तो देखिए, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है मृत सागर में, इसलिए मृत सागर, डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। समुद्र की लवणता नदी के जल से अधिक होती है। समुद्र की जो लवणता होती है वो नदी के जल से अधिक होती है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 से 40 और 10 से 30 के बीच अधिक पाई जाती है। तो तुर्की की जो वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है। तुर्की का वॉन झील का कितना है फ्रेंड? 330 है। नेक्स्ट है, किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय आते हैं। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। चुक्का पावर प्रोजेक्ट, जिसको चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है, तो भारत द्वारा कहाँ पे? भूटान में किया गया चुक्का पावर प्रोजेक्ट। भीमा प्रोजेक्ट पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। कुंडा प्रोजेक्ट ये आपका कुंडा नदी तमिलनाडु में है। ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी कर्नाटक में है, ठीक है। घाट प्रभा प्रोजेक्ट घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो देखिए, तारपीन का जो तेल है वो चीड़ का पेड़, तारपीन का तेल चीड़ का पेड़ से प्राप्त होता है। सिनकोना की पेड़ या छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। यूकेलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण की दृष्टि से घातक माना जाता है। काजू की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा होगा? बायोगैस, कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो बायोगैस अपारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा सी, दर्रा। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के दर्रा को किस अंतराल को क्या कहा जाता है? तो दर्रा को दर्रा कहा जाता है। गैप को क्या कहा जाता है? दर्रा। देखिए, भारत में विदेशी आक्रमण मुख्यतः दर्रा होकर ही हुआ है। जो गोमन, बोलन आदि प्रमुख दर्रा होकर विदेशी लोग यहाँ आया है। क्या नाम है? गोमन, ठीक है, बोलन। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और सिवकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं नाथुला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं नाथुला, जैलेपला दर्रा ये कहाँ है? सिक्किम में है। और सिपकीला दर्रा शिमला में है, ठीक है। सिपकीला कहाँ है? शिमला में। नेक्स्ट देखिए, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। समलवन रेखा समान लवन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समदाब रेखाएं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। और समगहरी रेखाएं समान गहराई के स्थल को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 68 में। देखिए, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है।
तो ओजोन क्या अवशोषण करती है? परावैंगनी किरण को अवशोषण करती है। ओजोन परत जो है परत छिद्र का सर्वप्रथम उल्लेख 1985 में सामने आया था। कब आया था? 1985 में। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। यानी जो विश्व ओजोन परत रक्षण दिवस है ये भी सितंबर में है, और विश्व पर्यटन दिवस भी 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति। क्या नाम है? बीज सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम बता दिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया। 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, और 1964 से 65 ईस्वी में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। MS स्वामीनाथन इस क्रांति के क्या थे? जनक थे फ्रेंड्स। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। पूर्वी तट पे स्थित कौन सी पतन है? पारादीप और हल्दिया है। भारत के पूर्वी भारत का जो बंदरगाह है पारादीप और हल्दिया। पारादीप जो है बंदरगाह ओडिशा में है, और हल्दिया जो है पारादीप में अवस्थित है। कांडला जो है वो ज्वारीय पत्तन है। कांडला जो है क्या है? ज्वारीय पत्तन है। और कांडला पत्तन कहाँ है? तो गुजरात में है फ्रेंड। कोचीन परत केरल में है। कोचीन कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय जिसको GMT के बीच अंतर है, कितने का अंतर है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 5.5 घंटा आगे, प्लस 5.30। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने जो बिहार स्टेट ज्योग्राफी का करवाया है, ठीक है, बिहार बुक का जो है उसमें भी मैंने ये बताया है। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, उसका मैं लेशन करवाई हूँ। तो देखिए भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के पास जो है नैनी से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से जब गुजरती, कितना? 5 राज्यों, यूपी, उत्तर प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के गुजरात मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए 8 राज्य में पहला क्या है? गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, 7वां हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और 8वां हो जाएगा मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये टोटल 8 राज्य है। अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए जो नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान, वो हो जाएगा नेशनल पार्क है। सामाजिक वानिकी एक बहुउद्देशीय योजना है जिसमें पर्यावरण की समृद्धि के साथ साथ आर्थिक सामुदायिक विकास पर भी बल दिया गया है। बायो रिजर्व जो होता है, बायो रिजर्व का लक्ष्य ऐसे जीव जंतु की रक्षा करना है जो प्राकृतिक रूप से असुरक्षित हो और जो जैव विविधता के लिए अनिवार्य हो। नेक्स्ट देखते हैं, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। केरल राज्य में नेशनल डिफेंस एकेडमी ये खड़गवासला में है। कहाँ? खड़गवासला में। और आर्म्ड सेंटर जो है अहमदानगर में स्थित है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अवस्थित है। और ऑर्टिकल स्कूल देवलाली में और इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश
का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। डाम्फा कहाँ है? मिजोरम में है और कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। पखुई वन जीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। वो हाथी, हिरन, पखोई और वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जो है अजगर, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। आप इसको नोट करते चलिए, भद्रा कर्नाटक में है, ठीक है। भद्रा कर्नाटक में है, जो भालू, हाथी आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हैरिस आइसलैंड है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो हैरिस है फ्रेंड, हैरिस, ठीक है। उसके बाद आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व नाम जिसका सिटी फॉरेस्ट था, जो पक्षी के लिए महत्वपूर्ण था, किंतु प्रमुख भारतीय पक्षी वैज्ञानिक पक्षी के लिए सलीम अली के नाम पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और केवला देव का पूर्व नाम जो है घाना पक्षी अभ्यारण्य था। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कैवूल लामजाओ है। तैरता हुआ का क्या नाम है? कैवूल, ठीक है, कैबुल लामजाओ है। उसके बाद आपका जो केवला देव है यानी कैमूर लामजाओ, जो मणिपुर के सिरोही में है। कहाँ है ये? मणिपुर में है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान डम्फा मिजोरम में है, जो नागराज का शरण स्थल है। दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ संरक्षित क्षेत्र बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है राष्ट्रीय उद्यान वाला, वो एमपी है, मध्य प्रदेश। कुल राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे 9 है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो देखिए रवि कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को रबी कहते हैं। रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में आपका गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ठीक है, आदि प्रमुख फसल है। खरीफ फसल आपका जून जुलाई में, ये रबी फसल था। और खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में आपको क्या हो जाएगा? बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी जब रबी की फसल को काटी जाती है, ठीक है, तब बोई जाती है, उस टाइम ही जो है खरीफ की फसल को काटी जाती है। खरीफ फसलों में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार आदि है। और रबी फसल को शरतकालीन फसल भी कहते हैं। रबी को क्या कहते हैं? शरतकालीन कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर तक ठंडा आ जाता है फ्रेंड। तो ये उम्मीद करती हूँ, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आप लोगों को टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में 25 करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और आप अपनी जो कमेंट्स है वो लिखे फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। और एग्ज़ाम के बाद आप प्लीज़ बताएं कि आपको कितना मार्क्स आया था, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना कि आपको इस चैनल के साथ प्रिपरेशन करके कितना मिला, क्या हुआ फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर बताइएगा, ऐसा नहीं कि साथ छोड़ दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।